भारती। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सोनाली, आपको भी हमारा नमस्कार। ममता जी, आपको सभी सखियों, सहेलियों, श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। कोई आपसे अचानक आकर कहे कि हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? मैं तो डर जाऊंगी ममता जी क्योंकि अचानक से कोई आकर कहे तो ऐसा लगेगा कि भाई कुछ दाल में काला जरूर है कि ये क्यों दोस्ती करना चाहता है। जमाना ही ऐसा है कि हम जल्दी से किसी पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। लेकिन हाँ, जब कई मुलाकात होती है और बातचीत होती है, प्यार मोहब्बत की कुछ बातें होती, गुफ्तगू होती है, तो फिर मेल जोल का सिलसिला बढ़ता है। और कई बार लोग ये कहते पाए जाते हैं कि अरे किसी नई जगह पर जाते हैं तो कहते हैं कि अरे यहाँ तो हमसे कोई बात ही नहीं करता है, यहाँ तो अजीब लोग हैं, किसी को भाव नहीं देते हैं। दरअसल रिश्ते बनाए नहीं जाते हैं, अपने आप बन जाते हैं। हम कोशिश करके जो रिश्ता बनाते हैं वो असली रिश्ता नहीं होता, बल्कि रिश्ते जो अपने आप बन जाते हैं वो सच्चा रिश्ता होता है। वो सच्चे रिश्ते होते हैं। ये बात तो सही कही आपने ममता जी। पर आजकल हम लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमारे पुराने दोस्त, हमारी पुरानी सहेलियां, हमारे रिश्तेदारों से भी हम मिल नहीं पा रहे क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है। अरे क्या मिलके क्या करे, वही हंसना बैठना, फिर मैंने उसको वो बोल दिया था तो उससे उस बात का बुरा लग गया था। ऐसी बातों को हम मन में जैसे गांठ बांध लेते हैं और इसके कारण हमारे जो है रिश्ते टूटने लग गए, हम दूर होने लग गए। बस 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 समझ गए हम, और हमारी सखियां और सखा भी समझ रहे होंगे कि हम क्यों ये सब बातें कर रहे हैं। आज हम बातें करेंगे मेलजोल से आपसी सद्भाव कैसे होता है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। और विश्व प्राथमिक उपचार दिवस है कल, तो इस मुद्दे पर भी हम बातचीत करेंगे क्योंकि कल सखी सहेली प्रोग्राम प्रसारित नहीं होता है जी। और सखी विशेष में हम अन्नपूर्णा देवी, उन्हें भी याद करेंगे। और साथ ही आज व्यंजनों का भी दिन है, तो हम हमारी सखियों को, श्रोताओं को ये बताएंगे कि आप भी अच्छे अच्छे जो व्यंजन, अभी त्योहारों का मौसम है तो अभी घर में बना रहे होंगे तो व्यंजन लिखकर भेजिए। साथ ही आपसी जो सद्भाव की बात है, तो आप कितना मिलते जुलते हैं, आप लोगों के घर जाते हैं या फिर सिर्फ व्हाट्सएप पर ही हाय हेलो कहते हैं? सोनाली जी की बात बिना व्यंजन के खत्म ही नहीं होती है क्योंकि जब तक हम कुछ मीठा ना बना लें तब तक मिठास कहाँ खुलती है। और ये जो त्योहारों का मौसम है, इसमें तो मीठा बहुत ज़रूरी है जी। सोनाली जी, ये दरअसल सखियों का कार्यक्रम है और सखा भी सुनते हैं, सखाओं को भी हमने जोड़ लिया है विविध भारती के फेसबुक पेज के ज़रिए। तो बता देते हैं कि आपको विविध भारती के फेसबुक पेज पर कैसे पहुंचना है। टाइप करके www.facebook.com/bbs मुंबई। आज जो हमारे विषय हैं, इन विषयों पर हमारे श्रोताओं की टिप्पणियों का भी हमें इंतज़ार रहेगा और श्रोताओं को हमारी बातों और गीतों का इंतज़ार रहता ही है। महिलाओं में दरअसल न जाने कितनी प्रतिभा छुपी होती है, ये उन्हें भी अंदाज़ा नहीं होता है, खुद उन्हें नहीं पता होता है। कई बार माता पिता का एनक्रोचमेंट, इतना हस्तक्षेप इतना ज़्यादा होता है कि वो लड़कियां भूल जाती हैं कि उन्हें क्या करना है। लेकिन अगर माता पिता भी थोड़ी मदद करें और ये कहें कि देखो कि तुम्हारा रुझान किस ओर है, तुम्हारी रुचि किस में है, तो उन्हें पता चलता है कि कई बार किसी साज बजाने में है, कई बार उन्हें गायन की ओर मतलब प्रतिभा होती है, कई बार लिखने पढ़ने में होती है, कई बार टेक्निक की ओर, तकनीक, इंजीनियरिंग, डॉक्टर बनना, मतलब तमाम विषय हैं, तमाम क्षेत्र हैं जहाँ लड़कियाँ आगे बढ़ रही हैं। लेकिन पहली शर्त ये होनी चाहिए घर में कि लड़कियों से भी पूछा जाए कि तुम्हारी रुचि या रुझान किस में है, तभी वो एक फलक रच पाती हैं, आगे बढ़ पाती हैं। सखी विशेष कार्यक्रम का यही उद्देश्य है कि हम अपनी सखियों को भी इस ओर प्रेरित कर सकें, क्योंकि तो पुराने ज़माने से इतने सारे उदाहरण है ना ममता जी हमारे सामने कि देखिए ना, 1927 की बात है, उस वक्त अन्नपूर्णा देवी जो है, उन्होंने सितार वादन के क्षेत्र में कितना नाम कमाया है ना। बिल्कुल। तो आज हम अन्नपूर्णा देवी के बारे में ही थोड़ी जानकारी देंगे, जिन्होंने सितार के क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया और आज बड़े अदब से, बहुत सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता है जी। तो उनका जन्म 23 अप्रैल को 1927 को मध्य प्रदेश के मैहर या मैहर भी कहते में हुआ था। उनका मूल नाम रोशन आरा था और पिता बाबा अलाउद्दीन खान और माता मदीना बेगम के 4 बच्चों में अन्नपूर्णा देवी सबसे छोटी थी। और जब उनके पिता अलाउद्दीन खान महाराजा बृजनाथ सिंह के
दरबार में संगीतकार थे। तो बेटी के जन्म की जब जानकारी उन्हें मिली, पिता अलाउद्दीन खान ने राज दरबार में ये जानकारी दी। तो महाराजा बृजनाथ सिंह ने इस बच्ची का नाम अन्नपूर्णा देवी रख दिया उसी समय। जी, और अन्नपूर्णा देवी महज 5 वर्ष की उम्र से ही उन्होंने संगीत की शिक्षा लेना शुरू कर दिया। उन्होंने शास्त्रीय संगीत और सुरबहार सितार की शिक्षा अपने पिता से ली। और अन्नपूर्णा देवी बहुत प्रतिभाशाली थी, वे सुरबहार सितार वादन में पारंगत हो गई। आगे चल के उनका विवाह प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर से हुआ था। अन्नपूर्णा देवी कुछ सालों के प्रशिक्षण के बाद सितार वादन में काफ़ी निपुण बन गई थी और उनके पिता जब नहीं रहे तो वो अपने घराने की मार्गदर्शक भी बन गई। जी, और सुरबहार के साथ उनका पहला कार्यक्रम मैहर के राजा के सम्मान में था। उन्हें अपने प्रदर्शन के लिए ज़मीन का एक बड़ा टुकड़ा बतौर सम्मान मिला था। और शुरुआती दौर में उन्होंने सितार वादन को मंच दिया और बहुत सारी मंच पर प्रस्तुतियां दी। लोगों ने उनके सितार वादन को बहुत पसंद किया, सराहा। आगे चलकर उन्होंने शिक्षा भी दी और सितार वादन के लिए प्रचार प्रसार भी किया। और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के छात्रों और प्रशंसकों में वे बहुत लोकप्रिय थी। और उनके शिष्यों में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, निखिल बनर्जी, अमित भट्टाचार्य, प्रदीप बरोत, सरस्वती शाह आदि शामिल हैं। और इस बात के लिए उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले, उनके हुनर के लिए, उनकी प्रतिभा के लिए। 1977 में उन्होंने पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया गया और 1991 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। 1999 में देसी को लमा विश्व भारती विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी प्रदान की गई। और 2004 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी का फेलो बनाया गया। और 13 अक्टूबर 2018 में उनका 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। हम उन्हें याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली। और कल एक खास दिन है ममता जी। कल है विश्व प्राथमिक उपचार दिवस। और ये दिवस प्रतिवर्ष सितंबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है जी। और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य जीवन बचाने में प्राथमिक चिकित्सा की भूमिका के बारे में जागरूकता लाना है। यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि प्राथमिक चिकित्सा एक आपातकालीन उपाय है ना। और घर से नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र तक मरीज को जब हम ले जाते हैं तो उसके स्वास्थ्य में जो है गिरावट को हम कुछ हद तक रोक सकते हैं इन उपचारों के माध्यम से। बिल्कुल सही बात है। आपातकालीन स्थिति में जब मरीज को प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता होती है तो तुरंत अगर उसे सहायता मिल जाए तो उसके जान को बचाया जा सकता है। तुरंत अस्पताल पहुंचा दें और उसके परिवार वालों को सूचित कर दें। मान लीजिए कि अचानक किसी का कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, अचानक बीमार हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए, तो अगर त्वरित चिकित्सा मिल जाती है तो जान बचाई जा सकती है। लेकिन अगर थोड़ा भी कई बार लेट होता है, देरी होती है, तो जान को खतरा रहता है। जी, तो हमारे साथी भी बहुत सारे मैसेजेस लिखकर भेज रहे हैं इस विषय पर। हमारे एक साथी लिखते हैं कि हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को ये दिन मनाया जाता है और इस दिन का उद्देश्य प्राथमिक चिकित्सा के महत्व को समझाना है और इसे सामान्य कौशल के रूप में विकसित करना है। प्राथमिक चिकित्सा एक ऐसी सहायता है जो किसी दुर्घटना, चोट या बीमारी के दौरान दी जाती है और कई बार जीवन बचाने में महत्वपूर्ण साबित होती है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों में जागरूकता लाना है और आपातकालीन स्थिति में उचित कदम उठाने के लिए प्रशिक्षित करना भी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि प्राथमिक चिकित्सा का इतिहास प्रागैतिहासिक काल से शुरू हुआ है, जब लोग चोटों और बीमारियों के इलाज के लिए प्राकृतिक उपचार अपनाते थे। हालांकि प्राथमिक चिकित्सा की आधुनिक धारणा 19वीं सदी में विकसित होने लगी और काफ़ी कुछ बदलाव आए हैं कि तुरंत आप डॉक्टर के शरण में चले जा सकते हैं। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस की स्थापना 2000 में सितंबर के दूसरे शनिवार को हुआ था। इन्होंने भी वही बात लिखी जो अभी आपने टिप्पणी पढ़ी उस टिप्पणी में जी। और व्यापक रूप से इसे प्रसारित करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए इसके बारे में जानकारी देना बहुत ज़रूरी है और जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। जी, हमारे एक साथी लिखते हैं कि प्राथमिक उपचार, यह दिवस प्राथमिक उपचार के लिए जागरूकता हेतु मनाया जाता है। मिलजुल कर सभी श्रोता हमारे यही बात लिख रहे हैं। जब आपके पास साधन न हो अस्पताल ले जाने का या फिर एम्बुलेंस वगैरह में टाइम लग रहा है, तब आप प्राथमिक उपचार कर सकते हैं
और कभी कभी प्राथमिक उपचार मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर से डॉक्टर के किया जाए, उपचार से भी ज़्यादा राहत दे सकता है, इसलिए प्राथमिक उपचार ज़रूर करें। अब देखिए ना ममता जी, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि जैसे खेत में कोई काम कर रहे हैं और सांप ने अगर काट दिया है, तो हमें बचपन से सिखाया जाता है कि उस जगह को उसमें थोड़ा सा कट लगाकर उसे जो है एक्स्ट्रा उसका खून निकल जाए और फिर कस कर उसे रस्सी से बांध दे और फिर उसे तुरंत जो है अस्पताल में ले जाए, ताकि इंजेक्शन देकर उन्हें ठीक किया जा सकता है। पर अगर ये सहायता ना मिले तो हम उस जान को नहीं बचा सकते। बिल्कुल सही बात है। ये सांप काटने का इलाज तो बहुत जल्द होना चाहिए। इसीलिए जहाँ कहीं आसपास ऐसे दफ्तर या ऐसे घर होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं, जंगल होते हैं, तो वहाँ पर बाकायदा इंजेक्शन लाकर रखे जाते हैं। दफ्तरों में बाकायदा रख दिया जाता है कि अगर मान लो किसी की ऐसी स्थिति आती है, नौबत आती है, तो आनन फानन में कम से कम इंजेक्शन तो लगाया जा सकता है। किसी भी कहीं आसपास जाकर किसी नर्स के पास पहुंच के, या फिर और आजकल तो इंजेक्शन लगाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है कि अगर ऐसी स्थिति आए तो आप तुरंत जान बचा सकें किसी की। एक श्रोता लिख रहे हैं कि तत्काल प्राथमिक उपचार प्रदान करने से चोटों को घातक होने से बचाया जा सकता है। इससे बचने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। रिकवरी का समय कम हो जाता है और प्रारंभिक उपचार से विभिन्न प्रकार की चोटों की गंभीरता कम हो जाती है और रिकवरी का समय और दीर्घकालिक चोट के प्रभाव कम हो जाते हैं। दर्द से राहत मिल जाती है। प्राथमिक चिकित्सा घायल व्यक्ति के दर्द और परेशानी को कम करती है जब तक वे पेशेवर चिकित्सा सहायता की प्रतीक्षा करते हैं। तो सुरक्षा जागरूकता बढ़ाती है, इसलिए इस ओर जागरूक बने। एक हमारे साथी लिखते हैं कि आजकल रास्ते पर अपघात में बढ़ोतरी हो गई है, इसलिए प्रथमोपचार का ज्ञान होना आवश्यक है। अस्पताल तक ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये भी बहुत ज़रूरी बात है कि पुराने समय में ऐसा होता था कि कोई एक्सीडेंट हो जाए तो लोग आसपास जाते नहीं थे कि भाई हम क्यों इस झमेले में पड़े। पर अब ऐसी स्थिति आ चुकी है अब कि अगर हमने किसी को मदद की तो उसमें हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। यानी लोगों को डर लगता है ना कि हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा या हम क्यों उसमें बीच में पड़े, पुलिस थाने जाना पड़ेगा। तो ये जब ये बात आती है मन में तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि सबसे बड़ा नियम होता है मानवता का नियम, लोगों की जान बचाना। और मानवता के नियम के तहत आप ये किसी की जान बचा सकते हैं। और ये भी बात है कि हर व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा की मूल बातें मालूम होनी चाहिए। घर है, ऑफिस है, दफ्तर है या फिर कंपनियां हैं, फैक्ट्री हैं, इन जगहों पर फर्स्ट एड बॉक्स होना बहुत ज़रूरी है। उसका उपयोग कैसे किया जाना चाहिए इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। और अगर जानकारी नहीं है तो आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए। और अमूमन आजकल तो दफ्तरों में और इन कंपनियों में, फैक्ट्रियों में इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर अचानक कोई ऐसी आपदा आती है तो आप कैसे फर्स्ट एड बॉक्स का उपयोग करें। और साथ ही हमारे घर में जो छोटे बच्चे हैं, यानी जैसे 7-8 साल के हो गए, तो उन्हें भी ट्रेनिंग देना ज़रूरी है कि अगर घर में ऐसा होता है ना कि हमारे घर में अगर आग लग गई तो हमारे वहाँ पे एक सिलेंडर रखा होता है, पर उसका उपयोग कैसे करना है। कई बार ऐसे होता है कि वो सिलेंडर रखा हुआ है पर उसकी सील तोड़ के उसे जैसे आग लग जाएगी तो उसे कैसे खोलना है, कैसे स्प्रे करना है, ये मालूम नहीं होता है। तो अपने साथ साथ बच्चों को भी ये बताएं कि भाई इसका उपयोग कैसे करना है। साथ ही घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स रखें, उसमें अगर चोट लग जाए तो उसे साफ करके किस तरह से मलहम लगाना है, किस तरह से पट्टी बांधना है, ये छोटे बच्चों को भी सिखाना बहुत ज़रूरी है। सोनाली जी, मेल जोल से आपसी सद्भाव बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है और आपसी मेल जोल से संबंध मजबूत होते हैं, चाहे वो रिश्तेदार हों, दोस्त हों। और आजकल के बच्चे तो इन बातों को नज़रअंदाज करते हैं। बहुत से बच्चों को रिश्तेदारों के नाम से भी चिढ़ होती है कि अगर वो आने की बात करते हैं तो कहते हैं ओह मेरा एग्ज़ाम है, मेरा स्कूल है, वगैरह वगैरह बहाने करने लगते हैं। ये हमारे श्रोता ने ये बात लिखी है जी। तो अपने अपने अनुभव हमारे श्रोता साझा कर रहे हैं। अगर आपने अपनी बात नहीं साझा की है तो आप भी कर सकते हैं। और आप बताइए आप क्या कहेंगे इस बारे में। हमारे एक साथी जो है उनका संदेश पढ़ ले। बिल्कुल जी। हमारे एक साथी कहते हैं कि जो है मेल जोल बनाए रखना है और एक दूसरे की भावना, इनके विचार समझने में मदद मिलती है आपसी सद्भाव से। और हमारे यहाँ एक परंपरा है कि हम लोग एक ही थाली में खाना खाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपस में प्यार बढ़ता है, ऐसी मेरी दादी का कहना है। क्या बात है भाई, ये तो हमने देखा है आंखों से अपने घरों में जी। अपने माता पिता को और भाइयों को, भाभियों को देखा है कि एक थाली में बैठ के खाना खाते हैं। लेकिन अब जो भागदौड़ वाली जिंदगी है ना, ये जैसे कहीं छूट रहा है, पति अलग
आते हैं, खाना खा लेते, पत्नी अलग, भाई बहन अलग अलग, माता पिता तो सभी नौकरी पेशे वाले हैं या स्कूल कॉलेज जाने वाले, तो ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। ये तब का ज़माना था जब संयुक्त परिवार हुआ करते थे और साथ में बैठ के एक थाली में नहीं तो एक पंगत पे, एक टेबल पे बैठ के खाया करते थे। पर खाया जा सकते हैं ना ममता जी अभी भी, अगर कोशिश की तो हर काम संभव हो सकता है। कि जो दूरियां हो रही है लोगों के बीच में, ये मिटाना जो है इसकी जिम्मेदारी हमारी है। अगर हम पहल करेंगे तो आने वाली पीढ़ी जो है उन्हें भी एक बहुत अच्छा उदाहरण मिलेगा कि देखिए हमारे जो है हमारे घर में रिश्तेदार आते थे, खाते पीते थे, हंसी ठहाके चलते थे। ऐसा नहीं है कि बस हमने टीवी चला दिया, उसमें कोई सीरियल देख ली, अपने अपने बैठ के खा लिए, घर में अपने अपने मोबाइल में घुस गए सब लोग। इस तरह से नहीं होना चाहिए। मतलब आपका ये कहना है कि अभी इस प्रोग्राम के बाद हम लोग एक ही थाली में खाए तो प्यार बढ़ेगा, एक ही कप में चाय पिएंगे, एक ही कप में कॉफी पी जाए तो बर्तन की भी बचत हो जाएगी। देखते हैं कोशिश करके। हमारे एक साथी लिखते हैं, आपसी मेल जोल से संबंध मजबूत होते हैं, चाहे वो रिश्तेदार हो या दोस्त हो। आजकल के बच्चे ये बात को नजरअंदाज करते हैं। बहुत से बच्चों को रिश्तेदारों के चेहरे और नाम तक याद नहीं रहते। एक श्रोता ने लिखा है कि मेल जोल तो हमेशा से ही अच्छा होना माना जाता है। दोस्तों से, पड़ोसियों से, आसपास रहने वाले दूर दराज के रिश्तेदारों से मधुर और अच्छे व्यवहार होने चाहिए। ये सब सुख दुख में काम आने वाले होते हैं। ताली दोनों हाथों से बजती है। मेरे तो बगल वाले फ्लैट में रहने वालों से बहुत मदद मिलती है। माता पिता, सास ससुर है नहीं, सबसे पहले तो इनकी ही मदद लेनी पड़ती है। कोरोना के समय मेरी बेटी को कोरोना हुआ था, तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, ऑक्सीजन और दवाइयों की ज़रूरत थी, तो पड़ोसियों ने ही मदद की। ये है विविध भारती, कार्यक्रम है सखी सहेली और हमारा आज का विषय है कि मेल जोल से आपसी सद्भाव। तो ममता जी, हमारे बहुत सारे साथी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखकर भेज रहे हैं। तो एक साथी लिखते हैं कि आज भी हम पांचों भाई बहन शादी होने पर आपसी मेल जोल बनाए रखते हैं। हर त्यौहार एक साथ मनाते हैं, खासकर राखी भाई दूज पर जहाँ रहते हैं हम पड़ोसी भी आपस में मिलजुल कर रहते हैं। त्यौहार पर एक दूसरे को बधाई देते हैं, व्यंजनों का आदान प्रदान करते हैं और मुंह मीठा करवाते हैं। क्या बात है भाई, बहुत बड़ी बात है ये। और एक श्रोता ने लिखा है कि दोस्त कई मायनों में बेहद स्पेशल होते हैं। वे आपको बचपन से बड़े होते हुए देख चुके होते हैं और आपके परिवार को भी अच्छी तरह जानते हैं। उनके पास आपसे जुड़ी बहुत सारी यादें होती हैं जिन्हें सुनकर वे आपको खुश रख सकते हैं। ऐसे दोस्त भाई बहन जैसे ही हो जाते हैं। ये आपको आपकी कमियों के साथ स्वीकार कर चुके होते हैं, इसीलिए इनके साथ आपको ज़्यादा औपचारिक होने का तनाव भी नहीं लेना पड़ता। एक बात यहाँ पर सोनाली जी बहुत ज़रूरी है बताना कि जब आपसी मेलजोल और आपसी सद्भाव की बातें हम करते हैं तो जब किसी से मित्रता या दोस्ती होती है तो उसकी कमियों और बुराइयों को नज़रअंदाज करते हुए ही उसे एक्सेप्ट करें, तभी आपकी मित्रता प्रगाढ़ होती है, तभी आप लंबे समय तक उस दोस्ती को निभा सकते हैं। मान लीजिए कि हमें कोई खामी नज़र आ रही है आपके भीतर, लेकिन हमारी दोस्ती है तो उसे इग्नोर करें और फिर हम आपसे दोस्ती कायम रखें तो लंबे समय तक टिकती है। जी, और अगर हमारा किसी के साथ मतभेद हो भी गया है ना ममता जी, तो कोई बात नहीं, पर हमारी ये कोशिश हो कि मनभेद ना होने दे। क्योंकि जैसे हाथों की पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती, उसी तरह हर इंसान थोड़ी हमारे समान होगा जैसे हम चाहते हैं। और अलग अलग विचारों के लोगों के साथ अपनी कटुता को दूर करके मेलजोल रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, और ये तो त्योहारों का मौसम चल रहा है तो हमारे त्योहार और उत्सव यही सीख देते हैं कि इन त्योहारों के माध्यम से हम आपस में मिले जुलें, एक दूसरे से प्यार बांटें। पर समय के मुताबिक उत्सवों का स्वरूप भी बदलने लगा है, तो हमें अब सोशल मीडिया के ज़रिए बधाई देने की आदत पड़ गई है, व्हाट्सएप के ज़रिए और मेल के ज़रिए। तो हम कई बार बचते हैं कि सामने किसी के घर जाकर मेल जोल बढ़ाएं, किसी के घर जाएं, बधाई दें, लेकिन घर आना और जाना कितना अच्छा लगता है, बहुत सुखद अनुभव होता है जी। और जब हम लोगों से मिलते हैं तब विचारों के साथ साथ अलग अलग संस्कृतियां, खान पान की संस्कृतियों का भी मिलाप होता है। और सबसे ज़रूरी बात है कि ये सीख एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। यानी जब बच्चे देखते हैं कि भाई देखिए हमारे घर में ऐसे ऐसे आते थे, तो वो भी देखेंगे अगर हमारे घर में कोई नहीं आया तो बच्चों को वैसे ही आदत पड़ जाएगी। और आजकल ऐसा होता है ना कि
ममता जी, छुट्टियां आई तो बस घर में थोड़ी बहुत पूजा पाठ की और थोड़ा सा भोग लगाया और लोग बाग है ना घूमने निकल जाते हैं। घूमना भी ज़रूरी है, पर त्योहार, उत्सव, जन्मदिन या कभी कभी हफ्ते की छुट्टी के दिन भी हमें अपनों के साथ मिलना चाहिए। अगर दादा दादी, नाना नानी दूर रहते हैं तो अपने बच्चों को उनसे मिलवाने ले जाना चाहिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा संस्कार क्या है, रिश्ते क्या हैं जी। और बहुत सारी बातें जो हम आप नहीं सिखा सकते हैं वो हमारे बड़े बुजुर्ग दादा दादी, नाना नानी सीखते हैं। हम सबको अपना बचपन याद आता है तो हमें याद आता है कि नानी कहानियां सुनाती थी, कहानियों के माध्यम से आदर्श और नैतिकता सिखाती थी कि ऐसे नहीं कि आपको ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। वो कहानियों के माध्यम से चित्र खींचती थी और हमारे जहन में ये बात बैठ जाती थी कि अगर हमने गलत किया, झूठ बोला, तो सच में फलाने तरह का वो जो राक्षस होगा आके खा जाएगा। तो ये जो रिश्तों की बातें होती है बड़ी मायने रखती हैं। जब हम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं तो बच्चे भी ये बात सीखते हैं, शेयरिंग सीखते हैं। और जैसे बड़ों से हम अभिवादन करते हैं तो बच्चे भी वो देख देख के पैर छूना, प्रणाम करना, नमस्ते करना, आदाब, सलाम, वो सब सीख जाते हैं। बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता है। लेकिन हम किसी के घर आना जाना नहीं करेंगे, अपने ही चार दीवारी में कैद रहेंगे, तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे संस्कारों को, हमारी परंपरा और विरासत को कैसे सीखेगी? सही बोल रही है आप ममता जी। और एक और बात है कि जब भी मेल जोल हो ना, उस वक्त एक बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसमें दिखावे का भाव ना हो, और इस तरह का व्यवहार होगा ना तो फिर संबंधों में दरार आना बिल्कुल एकदम स्वाभाविक सी बात। मिलो ना तुम तो हम घबराएं। सचमुच जब मुलाकात नहीं होती तो घबराहट होती है, लेकिन व्यस्तता के कारण जब कोई आने की, अपनी आमद की सूचना देता है तो लोग फिर अपनी तारीखें देखने लगते हैं, अपनी व्यस्तताओं को कैलेंडर पर देखने लगते हैं। तो ऐसा भी होता है, ऐसा होता है, पर व्यस्तताएं तो होती है। पर चलिए, छुट्टी लग गई है, चलो घूमने चलते हैं, मूवी देखने चलते हैं, वो भी जरूरी है, पर मिलना भी जरूरी है उतना ही। बिल्कुल। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि एक गुजराती मुहावरा है, पहलो सगो पड़ोसी, मतलब हमारा कोई नजदीकी सगा है तो वो पड़ोसी ही है। कोई भी आकस्मिक जरूरियात पर मदद के लिए सबसे पहले वही मददगार साबित हो सकता है, इसलिए पड़ोसियों से आप अपना रिश्ता प्रगाढ़ रखें। एक श्रोता ने लिखा है कि मिलजुल कर रहना कुछ लोग चाहते हैं। पहले के बनस्पत त्योहार के आज 8वें दिन एक परिचित आए और पहले से ही कह के रखा था कि मेरे लिए पकवान रखना, मैं आऊंगा तो खाऊंगा। बहुत अच्छा लगा उनका आना, और कितना सुखद लगता है ना कि कोई हक से मांगे। और एक हमारे साथी लिखते हैं, मेलजोल तो हमेशा से ही अच्छा रहता है, दोस्तों से, पड़ोसियों से, आसपास रहने वालों से, दूर दराज के रिश्तेदारों से मधुर अच्छे व्यवहार होने चाहिए। ये सब सुख दुख में काम आने वाले होते हैं। ताली दोनों हाथों से बजती है। मेरे तो बगल में फ्लैट में रहने वाली से बहुत मदद मिलती है। माता पिता, सास ससुर है नहीं, सबसे पहले तो इनकी ही मदद लेनी पड़ती है। ये शायद मैसेज पहले पढ़ चुके हैं हम। और हमारे और भी बहुत सारे साथी लिखते हैं कि ये मिलजुल कर रहना कुछ ही लोग चाहते हैं, पहले के अच्छा ये भी पढ़ चुके हैं। और दरअसल क्या होता है कि श्रोताओं से कुछ इतना लगाव हो जाता है कि टिप्पणियां बार बार सामने आती हैं और हम पढ़ जाते हैं। बहरहाल एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे देश में विभिन्न धर्मों और भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, तो सभी के साथ मेल जोल रखने के साथ एक दूसरे के बीच सद्भावना बनी रहे, ये भी ज़रूरी है। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथों से बजती है। सोनाली जी, आप अपने बचपन को याद कीजिए कि जब हम अपने स्कूल कॉलेज से घर आते थे तो क्या लगता था, घर पे मान लीजिए कोई नहीं है, माँ कहीं गई हैं और घर में कोई नहीं है, तो पड़ोस अपना घर होता था। बगल वाली जो चाची होती थी, काकी होती थी, भाभी, तो उनके यहाँ जाके आराम से घर की तरह हम अपना बैग रख देते थे, वही खाना, पानी, नाश्ता सब कुछ देती थी। कभी एहसास नहीं होता था कि ये हमारा घर नहीं है। वो जो अपनत्व का भाव था ना ममता जी, वो अभी मिसिंग है, और उसके पीछे बहुत सारे कारण भी है। पर वो जो पुराना ज़माना था वो बहुत बहुत मासूमियत भरा था, और इतना अच्छा लगता था ना कि बिल्कुल भी कि शादी हो रही हो तो भी हम पड़ोस के घर में जाके हक से काम करते थे, खाते पीते थे, यहाँ तक उठना बैठना, रात को सो भी जाते थे उनके घर में। इतना अपनापन था, जो अपनत्व का भाव था, वो अभी मिसिंग है। पर भले ही इतना ज्यादा ना हो, पर मेल जोल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अकेला रहना किसी दंड से कम नहीं है। और समाज में रहने
का मापदंड यही होता है कि सभी के साथ भाईचारे की भावना हो और हम समाज में रहकर जो है ये विकसित करते हैं। जो भावना है, देने की भावनाएं, लेने की भावनाएं, मदद करने की भावनाएं। आजकल हम देखते हैं ना शहरों में, यानी खासकर मेट्रो सिटीज़ में जो सीनियर सिटीजन हैं अकेले अकेले रहते हैं, कि उसके पीछे भी बहुत से कारण हैं कि बच्चे विदेशों में हैं। पर अगर हमारी ये पहल हो, हमारी शुरुआत हो कि घर में कुछ बना है तो हमारे बगल में रहने वाले चाचा जो अकेले रहते हैं तो उन्हें भी कुछ दे जाए, या फिर त्यौहार के दिन उनके चरण स्पर्श कर ले, उनसे 2 हालचाल पूछ ले, तो उन्हें कितनी खुशी होगी जिसका हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि वो जो बुजुर्ग होते हैं उन्होंने भी बहुत फास्ट लाइफ, बहुत रफ्तार वाली जिंदगी जी होती है, और एक समय के बाद जब वो अपने दफ्तर से रिटायर हो जाते हैं और उनके बच्चे विदेश चले जाते हैं, तो उनके भीतर जो एकाकीपन का एहसास होता है उसको समझकर अगर ये पड़ोसी होने के नाते घर की तरह उनके साथ बर्ताव करें तो निश्चय ही उनको अपने बच्चों का सा एहसास होगा। वो प्यार, वो मोहब्बत उनको एहसास दिलाएगा कि हाँ, ये हमारे ही बच्चे हैं। और आपको भी अच्छा लगेगा जब आप एक बुज़ुर्ग की इस तरह से कद्र करते हैं, सेवा करते हैं। इसी तरह जो आजकल महानगरों में कहें या अब तो शहरों में भी ये जीवन बाकायदा चल चुका है कि छोटे बच्चे जो बेबी सिटिंग में रहते हैं, क्रश में रहते हैं, उनके साथ भी यही है। उनके भीतर का अकेलापन हम बड़े नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जब उनके भीतर टटोला जाए और उनसे पूछा जाए तो उनके भीतर बड़ा अवसाद होता है, गहरा अवसाद होता है। अपने दादी दादा, नाना नानी को किस तरह से मिस करते हैं, और जब दादी दादा का नाम लिया जाता है तो कैसे चहक कर तैयार हो जाते हैं वो अपने दादा दादी के पास जाने के लिए। तो ये मजबूरियां हैं माता पिता की कि करें क्या, क्योंकि हर घर में जितने सदस्य हैं सभी नौकरी पेशे वाले, वर्किंग है। तो ऐसे आपसी सद्भाव अगर बना के रखें पड़ोसियों से, अगर आप सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में, बिल्डिंग में रहते हैं, आसपास अपने लोगों से, मतलब लोगों से अपनापन, मेलजोल बना के रखें, तो वो जो एकाकीपन का भाव है बच्चों के भीतर, बुजुर्गों के भीतर, वो कम हो सकता है। और एक बात है ना ममता जी, कि पुराने ज़माने में हमें बहुत ज़्यादा इनविटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि भाई कोई बुलाएगा, कोई फ़ोन करेगा, उसके बाद ही हम जाएंगे। अब त्योहारों का मौसम है ना, तो जैसे किसी ने बोलना भूल भी गए तो खुद से जा सकते हैं, उसमें कोई ये ना रखे कि भाई उसने हमें बुलाया ही नहीं। अगर दर्शन करने जाना है भगवान के तो ऐसे भी जा सकते हैं। सोनाली जी, आज की तारीख याद है? कौन सी तारीख है आज? आज 13 तारीख है और कल 14 जी 14 सितंबर यानी हिंदी दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस हम मनाते हैं, और ये जो दिवस मनाया जाता है, मुझे लगता है कि हिंदी दिवस ऐसा एक दिन आएगा जब हम हिंदी दिवस न मनाएं, बल्कि हिंदी रग रग में बस जाए। और हमारी मातृभाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा है, तो इसको दिवस के रूप में मनाने का एक ही मकसद है कि हिंदी उन प्रांतों में भी पहुँचे जहाँ पर हिंदी भाषी लोग नहीं हैं, और वो भी हिंदी सीखें। आजकल जो ख़ास तौर से अंग्रेज़ी स्कूल के बच्चे हैं, इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे हैं, उनमें हिंदी के प्रति थोड़ा जो दुराग्रह पैदा हो रहा है, वीतराग हो रहा है, उनको बहुत समझाने की ज़रूरत है कि हिंदी आपकी मातृभाषा है, और हिंदी में ही आप सोचते हैं, हिंदी में ही बात करते हैं। बहुत आत्मीय भाषा है, जो आत्मीयता हिंदी में हमें मिलती है और किसी भाषा में नहीं है। तो इन अंग्रेजी स्कूल के बच्चों को हिंदी से जोड़ने की बहुत ज़रूरत है। इसमें पहल हमें करनी पड़ेगी। बिल्कुल, क्योंकि हम ही कमान, गो देयर ऐसे करके हमें बोलते हैं, और स्टेटस सिंबल हो गया कि जो अंग्रेजी में बात करते हैं, तो ऐसा ना हो। और उन्हें एक बात और सिखाएं बच्चों को कि जब आप हिंदी बोलते हैं तो शुद्ध हिंदी बोलें जी। मतलब उसमें मिलावट, ज़बरदस्ती, अनायास अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करके उसे भाषा को क्लिष्ट ना बनाएं। हाँ, और उन्हें ये बताएं कि जब आप हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में लिखते हैं तो शुद्ध हिंदी लिखें, शुद्ध हिंदी बोले, तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी आपकी हिंदी में महारत हासिल करेगी। क्या ढूंढ रही हैं आप, क्या सोच रही हैं? हमारी सखी ने एक बहुत अच्छी रेसिपी लिखकर भेजी है कि मुठिया के लड्डू गुजराती व्यंजन है। ये कहती कि 1 कटोरी गेहूं का आटा, 2 चम्मच सूजी, 1 चम्मच बेसन, घी तलने के लिए, और 3/4 पौन कटोरी गुड़, इलायची और सूखे मेवे, खसखस सजाने के लिए। गेहूं के आटे से सूजी बेसन मिला ले, कुनकुने घी का मोयन डालकर अच्छे से मिला दे। मोयन थोड़ा ज़्यादा डलता है, पानी डालकर कड़ा आटा लगा ले। छोटी छोटी मुठिया मुट्ठी के अंदर बन जाए तो इस तरह के गोल गोल बनाए, और उसमें हमारी उंगलियों के निशान बना लीजिए, और मध्यम आंच पर सुनहरा होने तक तल ले। ठंडा होने पर टुकड़े कर ले, फिर मिक्सी के पॉट में डालकर बारीक कर ले, और एक कढ़ाई में गुड़ को गर्म करे। जब गुड़ पिघल जाए तो उसमें आटा मिला दे, और आवश्यकता अनुसार उसमें घी डाले, बारीक कटा ड्राई फ्रूट मिलाए, इलायची पाउडर डाले, और अच्छे से मिलाकर लड्डू बना ले।
तो उन्होंने एक मीठी रेसिपी बता दी, तो मैं जल्दी से एक नमकीन रेसिपी बता देती हूँ। बिल्कुल, व्यंजन की बातें करना आपको बहुत पसंद है। मकई का हम इंतजार कर रहे थे। मकई के दानों का उपमा है। तो 2 कटोरी मकई के दाने, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, हरी मिर्च 3-4, तेल 1 बड़ा चम्मच, जीरा, राई, हल्दी, नमक और कड़ी पत्ता और कटा हुआ हरा धनिया और हींग। तो मकई के दाने अदरक मिर्ची के साथ डालकर मिक्सी में चलाकर अच्छे से पीस ले। फिर तेल गर्म करे, उसमें राई जीरा चटकाए, फिर उसमें हल्दी, कड़ी पत्ता, हींग डाले और उसमें मकई का मिश्रण सब डाल दे। और जब पानी सूख जाए तो उसको ढक कर रख दे, और जब वो खुला खुला हो जाए तब धनिया पत्ती डाल के उसे गरम गरम सर्व करे। क्या बात है, मतलब मीठा और नमकीन एक साथ खा सकते हैं। दुल्हन एक रात की इस फिल्म का गाना सखियां और सखा सुन रहे थे। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में राजा मेहदी अली खां के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। और बिल्कुल वक्त नहीं कि हम कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और सोनाली पाठक का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।